गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज एक नई टर्म के बारे में जिक्र करेंगे जो है एंट्रोपी। एंट्रोपी का कंसेप्ट आया क्यों था? स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कंसेप्ट राइज हुआ जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी। ठीक है, और एंट्रोपी को हम लिखते कैसे हैं? जनरली हम इसको डेल एस से डिनोट करते हैं। अब डेल एस है क्या? S2 माइनस S1। और अगर हम बात करें मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें, मैथमेटिकली it is defined as the heat absorbed by the system at a particular temperature in a reversible process. Del S equal to Q reversible upon में T। फिर से एक्सप्लेन करते हैं। It is defined as the heat absorbed Q reversible के heat absorbed at a particular temperature in a reversible process। ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है एंट्रोपी का। और एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करेंगे एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, यही लिख देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस when no phase transformation, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रिवर्सिबल प्रोसेस में, तब एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखते हैं मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम एक बात जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और यहां पर मैं साथ साथ लिखता चलूंगा किसका क्या मतलब है। डेल यू हम इस यूनिट में पढ़ते हैं क्या? एन सी वी डी टी। और क्या अभी हमने क्या लिखा? देखो हमने लिखा क्या? डेल्टा एस इक्वल टू क्या रिवर्सिबल अपॉन में टी। तो टी को एक तरफ ले आएंगे, क्या रिवर्सिबल क्या आ जाएगा? टी डेल्टा एस, ये क्यू की वैल्यू होगी और ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी। और डब्ल्यू को हम जानते हैं क्या? माइनस पी डेल वी। अगर डी ले रहे हैं तो सारा का सारा डी लेना पड़ेगा हमें, डी डी, और ये भी क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल डी, डीवी पीडीवी माइनस पीडीवी। ठीक है यहां तक। अब इसमें पुट करना है और कुछ भी नहीं, तो डेल यू की जगह क्या पुट कर दें? एन सी वी वी टी। इसकी जगह क्या पुट कर दें? क्या की जगह टी डी एस। और डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर दें? माइनस पी डीवी। अब पूरी टर्म को हम टी से डिवाइड कर दें। अगर इसको भी टी से डिवाइड कर दिया, इसको भी टी से डिवाइड कर दिया और इसको भी टी से डिवाइड कर दिया, तो नया एक्सप्रेशन बनेगा क्या? क्या बनेगा? एन सी वी
dt अपॉन t, ये क्या बनेगा, t से t कैंसिल, तो ds बच गया, और ये क्या बचेगा, p बाई टी dv। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके यहां लिखता हूं, ds को एक तरफ रखूं, बाकी को एक तरफ रखूं। ds को पहले लिख देता हूं, इक्वल टू, ds के बाद क्या लिखूं, ncv dt, ncv dt अपॉन में t है, प्लस लिखना पड़ेगा, देखो ये इस तरफ आएगा ना, तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, p बाई टी dv, p बाई टी dv। यहां तक सब समझ में आ गया। अब रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन है, p बाई टी वाला रिलेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, pv इक्वल टू n RT। अब p बाई टी है तो p बाई टी एक तरफ ले आओ, p बाई टी, t नीचे ले आए, v को उस तरफ, n r बाई v हो गया, तो ये p बाई टी का रिलेशन निकल गया यहां तक। उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद ds इक्वल टू क्या मिलेगा, ncv dt अपॉन t, फिर से बोलो क्या बना, इसकी जगह क्या लिखूं, nr बाई v, और यहां क्या लिखूं, dv। अब देखो dv है, इसके साथ में v मिल गया, dt है, इसके साथ में t मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल, बहुत सिंपल है, इसको भी इंटीग्रेट कर दें, और इसको भी इंटीग्रेट कर दें, और इसको भी इंटीग्रेट कर दें सॉरी, ये तो हो जाएगा क्या, एंट्रोपी, और ये क्या बनेगा, चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा ये, और ये क्या बनेगा, NCV यू का यू आ गया, NCV कांस्टेंट है, dt अपॉन t है, तो ये क्या हो जाएगा, ln t2 अपॉन में t1। हम यहां पर रेंज रखेंगे, लिमिट रखेंगे t1 से t2, यहां रखेंगे v1 से v2, ln t2 बाई t1, प्लस में लिखूंगा nr कॉमन, कांस्टेंट क्वांटिटी आगे लिखा है, dv बाई v है, तो फिर से क्या लिखूंगा, ln v2 बाई v1, ये आ गया रिलेशन। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब देखते हैं, अगर मैं लिखता हूं p1 v1 इक्वल टू nr t1, तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या लिखूंगा, p2 v2 इक्वल टू nr t2। यहां तक समझ में आया, डाउट है? अब देखो p1 v1 अपॉन में t1 इक्वल टू, इसके हो गया इक्वल nr के, और यहां से क्या लिखूंगा, p2 v2 अपॉन t2, ये किसके इक्वल हो गया, nr के, हो गया ना भैया। अब दोनों nr के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख दिया जाए, और इक्वल रखेंगे तो देखो क्या बनता है, p1 t1 बाई p1 v1 सॉरी v1 अपॉन में t1, p1 v1 अपॉन t1 इक्वल टू p2 v2 अपॉन t2। अब ये क्या है, v2 बाई v1 है, तो v2 बाई v1 एक तरफ लेके जाए, अगर v2 बाई v1 एक तरफ लेके गए तो देखो क्या बनेगा, v2 बाई v1, इसका मतलब ये v2 है, और नीचे v1 लेके जाओ, नीचे v1 लेके जाओ, और ये p2 नीचे आएगा, तो क्या लिखूं, p1 p2 इंटू क्या लिखूं आगे, ये t1 नीचे है, ये t2 ऊपर जाएगा, तो t2 बाई t1, ये रिलेशन आया है, और यही रिलेशन पुट कर देना है यहाँ पे इस इक्वेशन में। अब यहां पुट करने के बाद देखो फिर से क्या बनेगा, डेल्टा एस इक्वल टू क्या लिखूं, NCV dt, NCV ln, ln आएगा भैया, गलत नहीं लिखना है, ln t2 बाई t1, t2 बाई t1, ठीक लिख दिया।
फिर से प्लस लिखूंगा, लिख दिया, एन आर लिख दिया, एन आर लिख दिया, क्या लिख दूं, एल एन, एल एन, इसकी जगह क्या लिख दूं, V2 बाई V1 की जगह, V2 बाई V1 की जगह लिख सकते हैं हम P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1, P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1। ये रिलेशन आपने पढ़ रखा है मेरे ख्याल से, मैं इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, यहां बता देते हैं। देखो ln की प्रॉपर्टी होती है, अगर वो मल्टीप्लाई में हो, x इंटू वाई हो, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, ln x प्लस लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, और ln y लिखूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इंटू है, और इंटू है तो फिर से क्या लिखेंगे, प्लस। तो इसको मैं ऊपर एक्सप्लेन करता हूं यहां, del s इक्वल टू n cv ln t2 बाई t1, t2 बाई t1, प्लस में लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा एन आर, एन आर, एन आर के बाद क्या लिखूंगा, ln, ln फिर से वही बताना, p1 बाई p2, एन आर ln p1 बाई p2 लिख दिया, प्लस में लिखूंगा, मैंने बताया ना ये प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी यहां से अब हटा लेते हैं, क्या लिखूंगा, एन 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 आर एल एन, अब क्या लिखूंगा, T2 बाई T1, T2 बाई T1। फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी का कैलकुलेशन करना है जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है डेल यू, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो किस किस वजह से, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कर रहा है कोई सिस्टम, और वर्क डन कर रहा है, या वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो देखो इसकी वैल्यू एनसीवी डीटी, ये हम इसी यूनिट में पीछे पढ़ चुके हैं। अब ds इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी हमने अभी अभी पढ़ा मैथमेटिकली, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया, टी इस तरफ लेके गए तो टी ds हो गया क्यू के बराबर, w इक्वल टू माइनस पीडी भी होता है, यही वैल्यू पुट करनी है बस, इसमें वैल्यू पुट कर दी, टी से डिवाइड कर दिया, टी से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ गई, डेल एस को एक तरफ लेके गया, बाकी सारी टर्म को एक तरफ, ये हो गया भैया। अब आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है P इक्वल टू nRT, जो P बाई टी था ना, P बाई टी, इसका इसकी वैल्यू निकालनी है, nR बाई V आ गया, तो ये dV था तो इसके साथ में V चाहिए, तो ये ds इक्वल टू NCV dt बाई टी, ये लिमिट रखनी है हमें, अब nR बाई V और ये हो गया dV, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये मिली इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन का थोड़ा सा मॉडिफाई करके नया रोल निकालना है, V2 बाई V1 है, तो V2 बाई V1 का मैंने एक्सप्लेन किया किससे, ये कांस्टेंट टर्म थी ना दोनों, इनको हटा करके बाकी सबको लिख दिया था, तो V2 बाई V1 का मतलब आया P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1। अब मैंने कहा कि ये है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में है और ln आ जाए, लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम, तो ये अब मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ln है तो साथ में ये लिख दिया मैंने NCV ln T2 बाई T1 प्लस nR ln इसकी जगह लिख दिया क्या, P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1। प्रॉपर्टी ln के साथ में तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे, दोनों के साथ ln लग जाएगा। ये हो गया यहां तक एक्सप्लेन। अब देखो ये T2 बाई T1 है, और ये भी क्या है, T2 बाई T1, ln T2 बाई T1 ln T2 बाई T1, इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, बोलो ln, n भी कॉमन है, n भी कॉमन है, तो लिख दिया n ln T2 बाई T1, ये आ गया कॉमन। बाकी क्या बचा, इसमें क्या बचा, CV, इसमें क्या बचा, R, प्लस में R लिख दिया, बस हो गया मामला खत्म। अब प्लस में ये U का U लिख दूंगा, nR ln P1 बाई P2, यहां तक कोई आपत्ति है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये CV प्लस R हमने कहीं ना कहीं इस यूनिट में पढ़ा है कि ये CP के बराबर होता है। अब CP के बराबर होता है तो हम इसको लिख देंगे यहां पर n, ये CP लिख दूं, n CP
ln T2/T1 बस, और nr ln P1/P2। ये हो गया भैया सारा मामला। ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं अब पहला केस बनाता हूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में ही आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम एक बात जानते हैं कि T2 किसके बराबर होगा? T1 के। T2 किसके बराबर होगा? T1 के। और T2 T1 के बराबर होगा तो देखो ln क्या हो जाएगा? ln क्या हो जाएगा? ln हो जाएगा क्या? T/T। तो इससे ये कट गया तो ln1 क्या होता है? ln1 क्या होता है? ln1 कितना होता है? 0। तो ये मामला सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखो ना क्या बचा फिर, nr ln P1/P2। एक इक्वेशन तो ये बचती है। दूसरी इक्वेशन यहां से निकालेंगे, फिर से वही T2 T1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये सारा मामला क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। और ये सारा 0 हो जाएगा तो ये बचेगा। तो एक इक्वेशन ये भी बनती है, nr ln V2/V1। एक इक्वेशन ये बनती है भाई। यहां तक सब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये तो थी आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरे नंबर पे लिखता हूं मैं क्या? फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, ये सब तो जानते हैं ना कि आइसोथर्मल है, आइसोथर्म टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोबार, बार में क्या मापते हैं? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। मैं लिख दूं प्रेशर कांस्टेंट, यहां लिख देता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट, यहां पर लिख देता हूं प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब P1 किसके बराबर होगा? P2 के। अब फिर से वही बात, P1 P2 बराबर हो गए, इसमें P1 P2 बराबर हो गए, तो ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा? 0। और डेल एस क्या आ जाएगा? आपकी बात क्या आ जाएगा? बोलो। NaCP ln T2/T1। ये आएगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां थर्ड नंबर पे मैं लिखता हूं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अरे आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे? वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। और वॉल्यूम कांस्टेंट तो V1, क्या लिखूंगा? V1 कहां गया? ये रहा। V1 इक्वल टू V2, और ये सारा मामला क्या? 0। अरे ln 1 आ गया तो क्या है ये? 0। तो क्या बच गया? NCV ln T2/T1। NCV ln T2/T1। कहोगे सर ये तो एक बराबर आ गए। अरे भैया इसमें CV है और उसमें CP है। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो CP, वॉल्यूम कांस्टेंट तो CV। ये भी ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये एक इक्वेशन और आ गई। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब इसके बारे में क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो इसको पहले साफ कर लेते हैं। इसको साफ कर दिया जाए ना? हाँ, अब एक बात बताइए, आप हम पढ़ते हैं क्या? आइसोथर्मल पढ़ चुके, आइसोबारिक पढ़ चुके, आइसोकोरिक पढ़ चुके। एक एडियाबैटिक प्रोसेस और पढ़ते होंगे, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस।
और एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, उसके लिए हम एक बात तो जानते ही हैं, क्या होती है, क्यों, जीरो। हीट क्या होती है, जीरो। और हीट जीरो होगी तो देखो ना एक बार क्या लिखूं, इसको, डेल एस इक्वल टू क्या हो, रिवर्सिबल अपॉन में क्या लिखूं, टी। जब ये मामला जीरो हो गया तो डेल एस क्या हो जाएगा, जीरो। डेल एस क्या हो जाएगा, जीरो। ये कैसी प्रॉपर्टी, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में जहां पर डेल एस जीरो आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, कौन सी प्रोसेस है ये, आइसो, सेम एंट्रोपी क्या रहेगी, सेम एंट्रोपी क्या रहेगी, सेम। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, क्या है बोलो, आइसो एंट्रोपिक, एंट्रोपिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, जहां पर एंट्रोपी क्या रहे, सेम। आइसो एंट्रोपिक मतलब सेम एंट्रोपी रहे, ऐसी प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम इसके फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मोटे मोटे बात बताते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा स्टेट्स। स्टेट्स हम जानते हैं कि गैस की एंट्रोपी ज्यादा किससे, लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा किससे, बोलो ना किससे, सॉलिड से। यहां तक। दूसरे नंबर पे मैं अगर जिक्र करूं तो केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा, केमिकल रिएक्शंस। इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन there is collision of atoms or molecules, और कोलिजन होगा सो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। केमिकल रिएक्शन है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जांपल के तौर पे क्या लिखूंगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है। टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर को मैं क्या लिखूंगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एवरेज क्या लिखा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बोलो ना क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो रैंडमनेस इंक्रीज, रैंडमनेस इंक्रीज, रैंडमनेस इंक्रीज तो एंट्रोपी भी इंक्रीज। अरे जनरली हम एंट्रोपी को क्या लिखते हैं, measure the randomness disorderness of the system, सिस्टम के रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को मेजर करने के लिए तो हम इसके जिक्र करते हैं। और एक बात ये भी है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम always try to increase, ये इंक्रीज करने की ट्राई करती है। अब मैं प्रेशर के बारे में जिक्र कर लेता हूं। प्रेशर दिखाई दे रहा है ना, प्रेशर। अब प्रेशर की बात करें तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, जैसे प्रेशर बढ़ा मतलब क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया मैंने, प्रेशर अप्लाई करते के साथ वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, रैंडमनेस भी डिक्रीज हो जाएगी ना। तो सीधी सी बात है, तो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, और कम एरिया मिलेगा तो रैंडमनेस भी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाएगी, एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाएगी। ये मामला समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब जैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे लिक्विड से गैस में, सॉलिड से लिक्विड में, मतलब क्या है कि फेज का जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब फेज ट्रांसफर होगा तो वहां पर मॉलिक्यूल कोलिजन होगा, मॉलिक्यूलर कोलिजन होगा, कोलिजन, सीधा कोलिजन लिख देता हूं मैं, कोलिजन। और कोलिजन होगा तो सीधी सी बात है एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी,
एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। अब एग्जांपल लेते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जांपल है, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहां लिख देता हूं, ठीक है, मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्रेफाइट है और डायमंड है, दोनों ही एलोट्रोप है कार्बन के। और डायमंड और ग्रेफाइट में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? तो मैं कहता हूं कि ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होगी। एंट्रोपी ऑर्डर क्या लिख दें? एंट्रोपी ऑर्डर, यहां लिख देता हूं एंट्रोपी ऑर्डर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी इसकी अरेंजमेंट कैसी है? इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। इसमें क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक। एक हमने यहां लिखा ही है केमिकल रिएक्शन। केमिकल कोई रिएक्शन होगी जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है? एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, एक क्वेश्चन लिख देता हूं, सीधा सीधा क्वेश्चन लिखता हूं। Br2 लिक्विड है, इससे किस में कन्वर्ट हो गया? Br2 गैस। एक ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखता हूं, नाइट्रोजन गैस एट 10 atm। और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं नाइट्रोजन गैस एट 1 atm। थर्ड में लिखता हूं C सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, इसके साथ कंबाइंड होकर के बनाएगा क्या? CO2। ये क्या है? गैस है। यहां पर भी एक मॉलिक्यूल है गैस का और यहां पर भी एक मॉलिक्यूल है। जब मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएं तो हम कहेंगे कि वहां पर एंट्रोपी का इंक्रीमेंट नहीं होता है। मैं इसी के लिए एक एग्जांपल और लिख लेता हूं, H2 लिख लेता हूं उसके लिए, ये अच्छे से प्लस H2O गैस, इसको मैं क्या लिखूंगा? CO, ये भी गैस है, प्लस में क्या लिखूं? H2, ये भी गैस है। ये बात समझ में आई ना? तो देखो इस तरफ गैस का मॉलिक्यूल कितना? एक, इस तरफ कितना है? 1 और 2, दो हो गए। तो इसका मतलब है कि डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अगर ज्यादा हो 0 से तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी, एंट्रोपी चेंज भी ज्यादा होगी। अगर डेल्टा Ng लेस देन है 0 से तो डेल्टा S भी लेस देन होगा 0 से। ये रिएक्शन गैसियस स्टेट्स के लिए है कि डेल्टा Ng अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा S भी ग्रेटर देन 0, डेल्टा Ng लेस देन 0 है तो डेल्टा S लेस देन 0। और भैया बात रही एनर्जी की, तो एनर्जी की कोई कमी नहीं। ये घर है और घर में थोड़ा सा तेज बोलना नुकसानदायक हो जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।